वंदे मातरम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई जैसे छोटे से डेजर्ट सिटी में दुनिया का इतना बड़ा इकोनॉमिक हब कैसे बसा हुआ है? अगर मिडल ईस्ट में वॉर शुरू हो जाए तो क्या दुबई की इकोनॉमी हिल सकती है? क्या दुबई सच में दुनिया का सबसे बड़ा सेफ हेवन है जहां पैसा पार किया जाता है? क्या सच में दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल बिलियनर्स और डॉन्स उनका पैसा दुबई में आता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का जो गिफ्ट सिटी है गुजरात का, कभी दुबई को चैलेंज कर सकता है? मैं हूं विकास पाल और मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी उम्मीद है कि मैं अंत तक, इस वीडियो के अंत तक इन सारे सवालों का जवाब निकाल के आपके सामने रख सकूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इकोनॉमी, दुबई की इकोनॉमी को समझना चाहते हो तो एक चीज समझ लीजिए। दुबई तेल से रिच नहीं बना है, पैसे वाला नहीं बना है। बहुत लोगों को लगता है कि दुबई गल्फ कंट्री है तो ऑब्वियसली ऑयल से ज्यादा पैसा आता होगा। लेकिन रियलिटी क्या है? दुबई की जीडीपी में तेल का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 से 2% है। सिर्फ 1 से 2%। दुबई ने अपनी इकोनॉमी को 4 पिलर्स पर बिल्ड किया: टूरिज्म, एविएशन, फिनांस और ट्रांजिट ट्रेड यानी ट्रांजिट हब। और ये 4 पिलर्स ही उसे दुनिया का इकोनॉमिक हब और ग्लोबल हब बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टूरिज्म की। हर साल दुबई में 16 से 17 मिलियन टूरिस्ट आते हैं दोस्तों। 16 से 17 मिलियन टूरिस्ट। बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, पाम जुमेरा, लग्जरी शॉपिंग, 5 स्टार होटल। दुबई एसेंशियली एक लग्जरी एक्सपीरियंस का इकोनॉमी हब है। यहाँ लोग सिर्फ ट्रैवल नहीं करते, यहाँ पे लोग खर्च भी बहुत करते हैं। दूसरा, एविएशन। दुबई का जो दूसरा जो पिलर है या पावर है, मैं कहूंगा एविएशन है। एमिरेट्स एयरलाइन दुनिया की सबसे पावरफुल एयरलाइंस में से एक है, अलोंग विथ इतिहाद एंड कतर, जो कि ये दोनों भी गल्फ के ही एयरलाइंस हैं। दुबई का ज्योग्राफिक लोकेशन देखिए दोस्तों। यूरोप और एशिया के बीच में परफेक्टली पोजीशन्ड है दुबई। इसीलिए दुबई ने एक स्ट्रेटेजी बनाई: दुबई को ग्लोबल ट्रांजिट हब बना दो। ऐसा दुबई के राजा ने कहा, हिज हाइनेस मोहम्मद शेख राशिद बिन अल मक्तूम। लंदन से सिडनी हो, न्यूयॉर्क से मुंबई हो या पेरिस से सिंगापुर हो, करोड़ों पैसेंजर्स दुबई ट्रांजिट रूट यूज करते हैं दुबई को एज अ ट्रांजिट हब। अब एक और चीज, ट्रांजिट ट्रेड, तीसरा फैक्टर। यानी दुबई में गुड्स आते हैं और फिर दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते हैं। जबल अली पोर्ट दुनिया का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट में से एक है। दुबई एसेंशियली एक ट्रेडिंग गेटवे की तरह बन गया है। चौथा, फिनांस। सबसे बड़ा डीआईएफसी यानी दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर, इसने दुबई को बना दिया है मिडल ईस्ट का फाइनेंशियल कैपिटल। दुनिया भर के बैंक्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेल्थ मैनेजर्स सब दुबई में ऑफिसेस खोल के बैठे हैं। लेकिन अब सवाल यह है, अगर मिडल ईस्ट में वॉर एस्केलेट हो जाए तो क्या होगा? जैसे हो रहा है, ईरान बम मार रहा है, दुबई में बम मार चुका है, अबू धाबी में कर चुका है। पूरा गल्फ अनस्टेबल है, इजंट इट? तो सबसे पहले इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? दुबई। कैसे? सबसे पहला, एविएशन रिस्क। एविएशन सबसे वल्नरेबल सेक्टर है। अगर रीजन अनसेफ हो जाए तो एयरलाइंस फ्लाइट्स रिड्यूस कर देते हैं, वेरी वेरी सिंपली। टूरिस्ट ट्रैवल प्लान कैंसिल कर देते हैं। ट्रांजिट ट्रैफिक रिड्यूस हो जाता है और इसका सीधा इंपैक्ट पड़ेगा एमिरेट्स पर। दूसरा, टूरिज्म रिस्क। वॉर टाइम के लोग क्या करते हैं? लग्जरी वेकेशन अपना कैंसिल कर देते हैं। कोई भी टूरिस्ट नहीं चाहता कि वो कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर हॉलीडे करे। दुबई सेफ है, लेकिन परसेप्शन भी मैटर करता है। अगर मिडल ईस्ट अनस्टेबल दिखा, थाईलैंड, यूरोप या मालदीव्स चले जाएंगे लोग। दुबई क्यों जाएंगे इतने अनस्टेबल जगह पर? दुबई का बिगेस्ट स्ट्रेंथ है फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोस्तों। ग्लोबल बिलियनर्स, रशियन ओलिगार्क, ओलिगार्क यानी जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है उसके आसपास के सबसे नजदीकी वाले लोग, पावरफुल लोग, रशियन ओलिगार्क,
अफ्रीका के बिजनेसमैन, यूरोपियन फंड्स और एशियन इन्वेस्टर्स सब दुबई में आकर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर रीजन अनस्टेबल हो जाए तो कैपिटल फ्लाइट भी हो सकता है। कैपिटल फ्लाइट यानी कैपिटल निकल के फ्लाइट पकड़ के बाहर निकल जाएगा। पैसे वाले लोग अपना पैसा कहीं और लगाएंगे, दुबई में क्यों लगाएंगे भाई, एक अनस्टेबल, अनसेफ और अनस्टेबल रीजन में। इसीलिए यूएई लीडरशिप हमेशा एक चीज मेंटेन करती है, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ना मैं गाजा के फेवर में हूं, ना मैं इसराइल के खिलाफ हूं, न्यूट्रल हूं। यूएई किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में ओपनली साइड नहीं लेता। एग्जैक्टली लाइक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किसी भी का भी साइड नहीं लिया था, ना अलाइड फोर्सेस का, ना एक्सिस पावर्स का। वो न्यूट्रल था। और इसी वजह से अलाइड फोर्सेस के भी पैसा का भी पैसा स्विट्जरलैंड में गया, और एक्सिस फोर्सेस का भी पैसा स्विट्जरलैंड में गया, एंड स्विट्जरलैंड वहां कमा के बैठा। ये एक डेलिबरेट स्ट्रेटेजी है दोस्तों। अब आते हैं दुबई के सबसे कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पर। दुबई सिर्फ इकोनॉमिक हब नहीं है। दुबई को कई लोग कहते हैं कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट फाइनेंशियल सेफ हेवन। दुबई का अनऑफिशियल रूल सिंपल है, पैसा लाओ अपना और हम आपको सेफ्टी देंगे। दुबई के लिए पैसे का कोई ओरिजिन नहीं होता है, वो इस चीज को सेकेंडरी मानता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है। इंपॉर्टेंट है कि आप पैसा लाओ। लंदन भी कुछ टाइम पहले यही करता था, जब लंदन पावरफुल था। इट नेवर आस्क्ड पैसा कहाँ से आ रहा है, रशियन ओलिगार्क से आ रहा है। भैया रशिया से तो इंग्लैंड की प्रॉब्लम थी, बट नो, लंदन नेवर सेड नो बिफोर द यूक्रेन वॉर। अब प्रश्न ये है, कमिंग बैक, अब प्रश्न ये है कि दुबई में कौन रहता है? बिजनेसमैन, बिलियनर्स, एक्स पॉलिटिशियंस, टैक्स एग्जाइल वाले लोग, जो लोग अपने देश को पैसे का चूना लगाकर निकल चुके हैं, वो लोग, रशियन ओलिगार्क्स, क्रिप्टो मिलियनर्स, और कभी कभी कंट्रोवर्शियल वेल्थ होल्डर्स भी, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है पर किसी को हिसाब नहीं देना है। जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था दोस्तों, बहुत सारे रशियन ओलिगार्क्स पर सैंक्शन लग गए थे। यूरोप और अमेरिका ने उनकी एसेट्स फ्रीज कर दी थी। फिर क्या हुआ? बहुत सारे ओलिगार्क्स ने क्या किया? दुबई मूव कर गए। दुबई सडनली रशियन वेल्थ का हब बन गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? दुबई दुबई के जो रियल एस्टेट के जो प्राइसेस है दोस्तों, वो एक्सप्लोड कर गए। धमाका हो गया उनके प्राइसेस में। लग्जरी अपार्टमेंट्स, पाम जुमेरा के विला, पेंट हाउस प्रॉपर्टीज, सब कुछ बिलियनर्स खरीदने लगे। दुबई का प्रॉपर्टी मार्केट एकदम से बूम कर गया। अब दुबई का एक और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट भी है दोस्तों इसमें। कई सालों तक दुबई को कहा जाता था सेफ सिटी फॉर इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स। जी हाँ, सेफ सिटी फॉर इंटरनेशनल फ्यूजिटिव्स। भारत के भी कुछ वांटेड क्रिमिनल्स दुबई में रहते थे। कुछ अफ्रीकन क्राइम नेटवर्क्स, कुछ रशियन ग्रुप्स और कुछ फाइनेंशियल फ्रॉस्टर्स सब दुबई को यूज करते थे। जी हाँ, क्योंकि दुबई की प्रायोरिटी है बिजनेस एनवायरनमेंट मेंटेन करना। दुबई कभी भी इफ एंड बट नहीं करता था। पैसा लाओ, रहो आराम से, सेफ रहो, क्राइम मत करो। दैट वाज दुबई's मोटो। पिछले कुछ सालों में यूएई ने काफी रिफॉर्म्स किए हैं। एफएटीएफ प्रेशर के बाद दुबई ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो कानून है वो थोड़ा वहां पे उसका स्क्रू टाइट किया है उन्होंने। एक्स्ट्रेडिशन की ट्रीटी साइन किए गए हैं, ताकि ऐसा ना हो कि भारत का कोई पैसे वाला जो पैसे का घपला करके भाग जाए, वो दुबई में सेटल हो जाए, उसको अलाउ करे। टेररिस्ट को अलाउ करे दुबई। भारत के साथ भी यूएई का कोऑपरेशन काफी इंप्रूव हुआ है। कई क्रिमिनल्स को तो एक्स्ट्राडाइट कर भी दिया गया है। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेक्ट पे मैं ले चलता हूं दोस्तों। क्या भारत दुबई का मॉडल रेप्लिकेट कर सकता है? भारत ने एक फाइनेंशियल हब बनाया है विच इज कॉल्ड गिफ्ट सिटी, गुजरात इंडस्ट्रियल फिनेंस सिटी, टेक सिटी रादर, गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी। गिफ्ट सिटी का विजन क्या है दोस्तों? भारत चाहता है कि सिंगापुर, दुबई, हांगकांग जैसे फाइनेंशियल हब्स का अल्टरनेटिव क्रिएट हो। गिफ्ट सिटी का ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, ऑफशोर फिनेंस भारत के अंदर ही क्रिएट करना। दुबई और भारत का रेगुलेटरी फिलोसॉफी अलग है। दुबई का क्या मॉडल है? मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, और भारत का मॉडल है मैक्सिमम कंप्लायंस। फर्क है दोनों में।
भारत एफएटीएफ के रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रोल्स स्ट्रांग है भारत में। टैक्स रेगुलेशंस भी स्ट्रांग है भारत में। कैपिटल कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए भारत किसी भी क्वेश्चनेबल कैपिटल फ्लो को इजीली अलाउ नहीं करता। दुबई के पास अगर आप देखें तो कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं। दुबई का टैक्सेस लो है। इजी रेजिडेंसी वीजा मिल जाएगा आपको। फास्ट कंपनी का रजिस्ट्रेशन होगा। फिनेंशियल रेगुलेशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी आपको। दुबई एसेंशियली एक ग्लोबल कैपिटल मैग्नेट है। पैसा खींचा आता है वहां पर। भारत का मॉडल थोड़ा सा अलग है। भारत ट्रस्ट बिल्ड करना चाहता है, ट्रांसपेरेंसी और रेगुलेशन के थ्रू। भारत चाहता है कि गिफ्ट सिटी क्लीन फाइनेंस हब हो, काला पैसा ना आए, ऐसा भारत का मानना है। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? दुबई और गिफ्ट सिटी डायरेक्ट कॉम्पीट शायद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दुबई बोलता कोई भी पैसा लाओ, कुछ भी लाओ चलेगा। गिफ्ट सिटी ये नहीं कहता। गिफ्ट सिटी कहता है कि आपका पैसा लेजिटिमेट होना चाहिए। सो इसीलिए दोनों के रोल्स भी अलग अलग होंगे। दोनों कॉम्पीट नहीं करेंगे डायरेक्टली एक दूसरे को। दुबई रहेगा ग्लोबल पार्किंग कैपिटल पार्किंग का हब, लेकिन भारत बन सकता है ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज का हब। अगर भारत अपनी इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन तक ले जाता है तो गिफ्ट सिटी का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाएगा दोस्तों, बहुत, बहुत ही ज्यादा। ये जो ढोलेरा है, ढोलेरा गुजरात में, अहमदाबाद के पास, गांधीनगर के पास, दैट इज व्हाट इज गिफ्ट सिटी। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, दुबई की सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं थी। ये एक केयरफुली डिजाइंड जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिकल स्ट्रेटेजी था। दुबई ने डेजर्ट को कन्वर्ट कर दिया एक ग्लोबल फिनेंस कैपिटल में। लेकिन ये मॉडल रिस्की भी है, क्योंकि दुबई की इकोनॉमी डिपेंड करती है ग्लोबल स्टेबिलिटी पर। कल चल के दुनिया में अगर उथल पुथल हो जाए, दुबई इज गॉन जस्ट लाइक दिस टाइम। ये जो ईरान ने जो बम फेंका है, पूरी दुनिया में फटी पड़ी है लोगों की। जो लोग भी दुबई में हैं, सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडियंस तो वहां काम करने के लिए गए हैं। मेजोरिटी पैसा तो रशियन ओलिगार्क्स का है, यूरोप के क्रिमिनल्स का है। ये सारे लोगों का दुबई में ज्यादा पैसा है। इनकी फटी पड़ी है कि अगर दुबई अनस्टेबल हो गया, दुबई में अगर कंटिन्यूस ईरान ने बॉम्बिंग किया, बॉस वी आर गॉन। उनका पैसे का तो पूरा वैल्यू ही खत्म हो जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी लॉस्ट। दुबई की इकोनॉमी पे जो प्रेशर आज है वो कंटिन्यूड रहेगी अगर ईरान वॉर चलता रहा तो। और इसी वजह से यूएई लीडरशिप हमेशा ट्राई करती है न्यूट्रल डिप्लोमेसी मेंटेन करने की। अब ये डिप्लोमेसी क्या है, क्यों है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, मैंने अगले वीडियो में ये कवर किया है दोस्तों। अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा। दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। व्हाई कंट्रीज लाइक सऊदी, यूएई, बहरीन, कतार, जॉर्डन, कुवैत, ये लोग सब खुल के इसराइल के खिलाफ क्यों नहीं है, या खुल के ईरान के साथ भी क्यों नहीं है। वॉच माई नेक्स्ट वीडियो। यहीं पर इस सेशन का मैं अंत करता हूं दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।